एक्टिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जिसके वजह से काफी लोग एक्टिंग नहीं कर पाते हैं, वो है डायलॉग याद करना। अब डायलॉग याद करने का कोई ट्रिक है? डायलॉग कैसे याद किया जाए और क्या ऐसे लोग जिन्हें डायलॉग याद नहीं होता वो भी एक्टर बन सकते हैं? देखिए, पहली बात तो ये कि आपको एक्टर बनना है। आपने डिसाइड कर लिया। आपको इमोशंस पता है, आपको आपकी आवाज भी निकलती है अंदर से, और तो आपको क्या करना है? एक्टर्स पसंद है जिनको आइडियलाइज किया जाता है परफॉर्मेंस के हिसाब से। मॉडर्न डे हीरोज की बात करेंगे, एक्टर्स की बात करेंगे। कि मॉडर्न डेज में तो मैं जिस एक्टर का बहुत बड़ा फैन हूँ, ऐसे कौन से बॉडी लैंग्वेजेस है जिसको हमको ध्यान में रखना है ताकि एक प्रॉपर इमेज क्रिएट हो हमारे बारे में, और जिसको अगर हम बार बार प्रैक्टिस करें, ध्यान में रखें, तो एक जो आइडियल पर्सनैलिटी है जो एक्सेप्टेबल है सोसाइटी में, वैसी पर्सनैलिटी बने। जैसे मैंने आपसे कहा, आप इंटरव्यू देने गए, आप किसी से मिलने गए, आपका पोस्चर क्या हो? आप मेरे सामने बैठे हैं, अगर कैमरा मैं ऑफ कर दूं और मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैं अपनी आवाज सुन रहा हूं, आप बात कर रहे हैं, आपकी आवाज मेरे कान तक आ रही है, शायद आप भी अपनी आवाज सुन रहे हैं, लेकिन अगर मेरी आवाज बाउंस बैक नहीं हो रही है, मैं क्लासेस कंडक्ट करता हूं, मैं बच्चों से कहता हूं कि भाई एक सीन है कि आईसीयू में एक मरीज है और आईसीयू में आपको मरीज से बात करनी है। आईसीयू का लॉ ये कहता है कि जोर से बात नहीं करने का, जोर से बात नहीं करने का। अब आपको एक्टिंग करनी है, जोर से बात नहीं करना, ये बात दिमाग में रखो और एक्टिंग करो। जब तक कि आपकी आवाज में एनर्जी नहीं होगी, आपकी आवाज माइक तक नहीं जाएगी। एनर्जी चाहिए। मैं आईसीयू में हूं, मैं किसी से बात कर रहा हूं तो मैं कहूंगा, आप बीमार थे, इतनी शदीद बीमार थे, आपने मुझे बताया था, एक फोन तो करवा देते, क्या आपने इतना मुझे गैर समझा है? आपके मेरे ताल्लुकात कितने पुराने हैं, हम एक दूसरे को बरसों से जानते हैं, और एक ये आवाज आईसीयू के लिए चलेगी। इस आवाज में एनर्जी भी है, लेकिन आईसीयू में आप कैसे बोलते हैं? आप बीमार थे, आपने बोला नहीं, अरे मेरे को फोन तो करवाना था, कम से कम आप मुझे फोन करते, कम से कम इतना मुझे आप गैर समझते हैं। अब ये आईसीयू की आवाज है। पहले वाली भी आवाज आईसीयू की है, लेकिन शूट हो रहा है, तो आपको इसका पता होना चाहिए कि मैं कहां पर ये सीन कर रहा हूं और ये डायलॉग में कहां पे बोल रहा हूं। तो मैं ये चीजें अपने स्टूडेंट को सिखाता हूं कि चलते समय आप कैसे बोलेंगे और साउंड क्या होगा, लेटे हुए साउंड क्या होगा। साउंड इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर साउंड आपका मेरे कान में नहीं आ रहा है तो मुझे आप में कोई इंटरेस्ट नहीं है। साउंड चाहिए, क्लियर कट मेरे कान में आना चाहिए। इस पर हम बहुत सारी एक्सरसाइज करवाते हैं, बहुत सारे करवाते हैं, और हमारे एक्टर कुछ महीनों के बाद वो सीख जाते हैं और वो प्रॉपरली बोलते हैं। तो यहाँ से एक सवाल जो मेरे दिमाग में बनता है वो ये है कि आपने कहा कि एक्टिंग के लिए जो है वो पहले अपनी बात को सुनना जरूरी है, कैरेक्टर में जाना और बाहर निकलना जरूरी है। एक्टिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जिसके वजह से काफी लोग एक्टिंग नहीं कर पाते हैं, वो है डायलॉग याद करना। अब डायलॉग याद करने का कोई ट्रिक है? डायलॉग कैसे याद किया जाए और क्या ऐसे लोग जिन्हें डायलॉग याद नहीं होता वो भी एक्टर बन सकते हैं? देखिए, पहली बात तो ये कि आपको एक्टर बनना है। आपने डिसाइड कर लिया। आपको इमोशंस पता है, आपको आपकी आवाज भी निकलती है अंदर से, और तो आपको क्या करना है? अब स्क्रिप्ट आपके पास है। मैं नॉर्मली ये कहता हूं बच्चों से, हमारे स्टूडेंट से,
कि एक स्क्रिप्ट आपके पास आ गई, पहले तो 10 बार उस स्क्रिप्ट को आराम से पढ़िए, आराम से पूरा पढ़िए, फर्स्ट पेज टू लास्ट पेज, फिर लास्ट पेज टू फर्स्ट पेज। ठीक है, जब आप 20 बार पढ़ लेंगे तो उसकी बहुत सारी चीजें आपके आंखों में छप जाएंगी, मेमोरी में आ जाएंगी, और फिर अपने डायलॉग्स को जोर जोर से पढ़िए और अपने कानों को सुनाइए, कान को सुनाइए। आपकी आंखों ने उसको मेमोराइज कर लिया, अब उसको कान सुन रहे हैं और आपकी मेमोरी में जा रहा है, वो मेमोरी में जाएगा। जितनी बार आप पढ़ेंगे उतनी, मैं एक छोटी सी इस पर एक वाकया सुनाऊंगा। एक पिक्चर थी इज्जतदार, दिलीप कुमार साहब की। मैंने वहां से भी बहुत कुछ सीखा। तो दिलीप साहब मेरे गुरु हैं, रहे हैं, शफी नामदार एक्टर। यस, वो उस फिल्म में काम कर रहे थे। उन्होंने मुझसे कहा कि क्या तुमको दिलीप साहब को देखना है? माला नेकी और पूछ। तो मैंने देखा कि एक दीवार है और दीवार को बैक करके दिलीप साहब अपनी लाइंस पढ़ रहे हैं, और हर बार वो लाइंस अलग वेरिएशन में पढ़ रहे हैं, सेम नहीं, डिफरेंट वेरिएशन। 10 से 11 बार उन्होंने पढ़ा और मैं पीछे खड़ा सुन रहा हूं। क्या दिलीप कुमार को जरूरत है कि वो एक सीन को 10 से 12 बार वेरिएट करे? नहीं, लेकिन मैंने महसूस किया कि उन्होंने ये कर करके अपने आप को याद भी करवाया, और सही जो पंक्चुएशन था उनका उन्होंने पकड़ लिया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जो स्क्रिप्ट आपको मिली है उसको अपने राइटिंग में लिखिए। ये ओल्ड स्कूल का तरीका है डायलॉग याद करने का। जैसे मैं वहां पे पहुंचूंगा तो वो तो मुझसे सुधीर मिलेगा। मैं वहां पहुंचूंगा तो सुधीर मुझे मिलेगा। मैं वहां पहुंचूंगा तो ये क्या हुआ, मेरे हाथ ने लिखा, मैं वहां पहुंचू, मेरी आंख देख रही है, पहुंचूंगा, बोल रहा हूं, सुधीर कान सुन रहा है, मिलेगा। तो 3-4 काम एक साथ कर रहे हैं आप। तो जब आप सेट पर जाएंगे तो मैं वहां पहुंचू, आपकी कई मेमोरीज में आ गया है, वो राइटिंग मेमोरीज में आ गया है, आपकी रीडिंग में आ गया है, आपके हियरिंग में आ गया है, आपकी कई मेमोरीज में आ गया है। तो डायलॉग कैसे भूलेंगे आप? क्योंकि हमारे वो एक्टर्स होमवर्क नहीं करते, मेहनत नहीं करते। हम आज के दौर में आज का एक्टर वो आज की कामयाबी देखता है शाहरुख खान की, वो आज की कामयाबी देखता है आमिर खान की, वो आज की कामयाबी देखता है अमिताभ बच्चन की, आज की कामयाबी देखता है मेरे भाई 50 साल पहले के। देखिए जब बच्चन साहब फिल्मों में आए थे, वो याद करना कैसे किया उन्होंने। 40 साल पहले और 30 साल पहले का शाहरुख खान याद कर, आमिर खान याद कर, वो तो 30 साल भूल जाता है, 40 साल भूल जाता है, तू आज देखता है मुझे शाहरुख खान बनना है। अरे कैसे बनेगा बच्चे? ये प्रॉब्लम आज की जनरेशन का है। उनको लगता है कि शाहरुख खान इतने पैसे कमाता है, मैं भी कमा सकता हूं। अरे वो हैंडसम है, मैं भी हैंडसम हूं, मेरे भी 6 पैक हैं। भाई साहब 6 पैक 8 पैक से एक्टिंग नहीं होती है, ये बात जहन में रखिए। एक्टिंग यहां से होती है। जिसको ये इस्तेमाल करना आता है ना, वो एक्टर है। नीचे छोड़ दीजिए, सेट पर फाइट मास्टर आएगा फाइट सिखाने के लिए, डांस मास्टर आएगा डांस सिखाने के लिए, आपको डायलॉग मास्टर नहीं आएगा डायलॉग सिखाने के लिए, तो आप ही को सीखना होगा। तो शाहरुख खान डायलॉग बोलना सीख कर आया था, इंडस्ट्री में आकर उसने एक्शन सीखा, डांस सीखा। इंडस्ट्री में आकर उसको पता चला कि डांस ये होता है और एक्शन ये होता है। बोलना तो आता था ना जी, तो आप बोलना तो सीखिए। हम आज आइडियल मान रहे हैं अपने हीरोज को, विच इज 100% रॉन्ग। ओके, तो सर आज के अगर मॉडर्न डे एक्टर्स की अगर हम बात करें तो
आपको कौन से एक्टर्स पसंद है जिनको आइडियलाइज किया जाता है परफॉर्मेंस के हिसाब से? मॉडर्न डे हीरोज की बात करेंगे, एक्टर्स की बात करेंगे। ये मॉडर्न डेज में तो मैं जिस एक्टर का बहुत बड़ा फैन हूँ वो आमिर खान है। मैं बता दूं कि आमिर खान की 2 फिल्में आप जरूर देखिए, एक साथ देखिए, गुलाम और रंगीला। दोनों फिल्में एक साथ देखिए। गुलाम और रंगीला में आमिर खान का कैरेक्टर सेम है, लेकिन दोनों फिल्मों में वो डिफरेंट है, परफॉर्मेंस डिफरेंट है। वो एक्टर का कमाल है कि अगर आपको रिपीट कैरेक्टर मिल रहा है लाइफ में तो आप उसको अलग कैसे करेंगे? तो मुझे आमिर खान अलग लगता है। वो एक फिल्म उसकी आई थी दंगल। दंगल में आमिर खान हीरो नहीं है, पीछे खड़ा है बड़ा पेट लेकर एक आदमी, आगे वो लड़कियां। तो आमिर खान अपने कैरेक्टर पे काम करता है, अपने परफॉर्मेंस पे काम करता है और कैरेक्टर की जरूरतों पे काम करता है। कैरेक्टर की जरूरत ये है, वो ये नहीं देखता कि मैं कितना खूबसूरत लगूंगा, मैं कितना हैंडसम लगूंगा, वो ये देखता है कि मैं कितना अच्छा परफॉर्म करूंगा। तो मुझे लगता है कि आमिर खान एक मुझे समझ में आता है, और एक मुझे एक्टर समझ में आता है बमन ईरानी। उनके साथ ही मैं एक 2 फिल्मों की मिसाल दूंगा, मुन्ना भाई और घोसला का घोसला। दोनों फिल्मों में वो सरदार का रोल करते हैं। 2 सरदार, एक सरदार मुंबई का, एक सरदार दिल्ली का। दोनों कैरेक्टर को कितने खूबसूरती से उस आदमी ने निभाया है। तो एक्टर वही है जो अपने आप को रिपीट ना करे और कुछ अलग करे। तो मुझे और कोई एक्टर समझ में नहीं आता, थोड़ा बहुत शाहरुख खान समझ में आता है, बाकी तो ठीक है। बाकी बच्चन साहब तो खैर लेजेंड है, उनकी मैं बात नहीं करूँ। तो ये जो सारे न्यू एज एक्टर्स जैसे आप कहें रणवीर सिंह की बात करें, रणबीर कपूर की बात करें, वो सभी क्योंकि मेहनत तो बहुत करते हैं। देखिए, मुझे अगर आप कहेंगे कि मैं अपने स्टूडेंट्स को रिकमेंड करूं तो कौन से एक्टर रिकमेंड करूं, तो सॉरी, मैं रणवीर सिंह रिकमेंड नहीं करूंगा, रणबीर कपूर रिकमेंड नहीं करूंगा। मैं कहूंगा कि आप जाकर अमिताभ बच्चन साहब को देखिए, आप शाहरुख खान को देखिए, आप आमिर खान को देखिए। और आपको अगर पंक्चुएशन सीखना है तो आप दिलीप कुमार को देखिए। दिलीप कुमार का पंक्चुएशन हो और आप बोलें, आप यकीन मानिए आप बहुत अच्छा बोलेंगे। पंक्चुएशन दिलीप कुमार का एक्सीलेंट रहा। मैं लड़कियों से कहता हूं, आप मधुबाला को देखिए, मधुबाला की अदाएं आप देखिए। उस औरत ने 50-60 साल पहले परफॉर्मेंस की, क्या परफॉर्मेंस, क्या डायलॉग बोलती है, क्या वो डांस करती है, क्या एक्सप्रेशन देती है। तो वो आप अगर मैं लड़कियों को अगर रिकमेंड करता हूं तो मैं कहता हूं भाई आप मधुबाला देखिए, आप रेखा जी को देखिए, मतलब उस लिस्ट में मधुबाला, रेखा, माधुरी दीक्षित ऐसे आइए। वहां पर दिलीप साहब को देखिए, अमिताभ बच्चन को देखिए, शाहरुख खान, आमिर खान, ऐसे आए। ये मुझे लगता है कि ये वो लोग हैं जिनको देखकर आप सीख सकते। तो उन एक्टर्स से सीख के मॉडर्न डे एक्टिंग की जा सकती है। हाँ, ऑफ कोर्स। मैंने आपसे कहा कि आप दिलीप कुमार का पंक्चुएशन लीजिए और आप बोलिए ना, आप आंख बंद कीजिए और दिलीप कुमार के पंक्चुएशन को दिमाग में रखिए और अपने डायलॉग बोलिए, आप बहुत अच्छी टीम करेंगे। ये हमने करवाया है हमारे बच्चों से, हमारे बच्चों ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है। आपको दिलीप कुमार की कॉपी नहीं करना, प्लीज। आपको बच्चन साहब की कॉपी नहीं करना है, आप बिल्कुल कॉपी ना करें, आप पंक्चुएशन बोलिए। सर, अब हम ऐसे टॉपिक पे आते हैं जिसके वजह से आपने इंडस्ट्री में एक तहलका क्रिएट कर दिया था, जहां पे आप सारे एक्टर्स की बॉडी लैंग्वेज को स्टडी करते थे और उनके बिहेवियर को प्रेडिक्ट करते थे। तो बॉडी लैंग्वेज होती क्या है, बॉडी लैंग्वेज कैसे सुधारा जाए, और कुछ उससे रिलेटेड सवाल है। तो पहले तो बॉडी लैंग्वेज क्या चीज है? आपने क्वेश्चन किया और मैंने ये एक्शन किया। ये एक्शन मैंने जानबूझ के नहीं किया, ये एक्शन हो गया।
इसका मतलब ये था, मेरे मन में आया कि यार ये क्या क्वेश्चन कर लिया इसने यार, ये मेरे मन में आया और ये बॉडी लैंग्वेज बनी। ओके। बॉडी लैंग्वेज वो लैंग्वेज है जिसकी अपनी कोई लैंग्वेज नहीं है, कोई लैंग्वेज नहीं। ये जो मेरी स्टडी है ये कहती है कि कुदरत ने एक सेक्शन अपने हाथ में रखा है इंसानों का, जहां वो इंसान को एक्सपोज करता है। आप पैर हिला रहे हैं, वो एक्सपोज कर रहा है। अच्छा, वो अनकॉन्शियसली पैर हिला रहे हैं आप, ये आपको पता नहीं आप पैर हिला रहे हैं, आप ऐसे बैठे हुए हैं, आप ऐसे ऐसे कर रहे हैं, ये आपको पता नहीं आप कर रहे हैं, ये नहीं पता है आपको आप कर रहे हैं, आप ऐसे ऐसे कर रहे हैं। ये सारी चीजें जो हैं ये कुदरत ने इंसानों के साथ रखी हैं और उस पर अपना कब्जा रखा हुआ है, उसका कब्जा है। बॉडी लैंग्वेज पे कोई शख्स कंट्रोल नहीं कर सकता। ओके। नहीं कर सकता। मैं कई बार क्वेश्चन करता हूं कि जब किसी को झूठ बोलना होता है तो झूठ बोलते वक्त उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या होती है? तो लोग कहते हैं कि नजरें झुका लेता है आदमी, आई कांटेक्ट नहीं करता है और लफ्जों को ऊपर नीचे हो जाते हैं, शब्द क्लियर नहीं होते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग बोलते हैं। तो मैं बोलता हूं कि आप अपने बचपन में जाइए, जब आप 3 साल के थे और आपको स्कूल नहीं जाना होता था और मां जूते मारेगी अगर स्कूल नहीं जाओगे तो मां के सामने क्या बहाना करने का? मम्मा पेट बहुत दुखता है, मम्मा पेट बहुत दुखता है। पेट इधर दुखता है, यह हाथ क्यों गया? यह हाथ क्यों गया? ये हाथ झूठ बोलने का निशान है, अलामत है, सिंबल है कि यह हाथ यहां पे झूठ बोलने से गया। अब मां को आती नहीं बॉडी लैंग्वेज, अरे मेरा बच्चा, मेरा लाल, पेट दुखता है तो हींग लगा रही है, तो गर्म पानी का सेक कर रही है। स्कूल का टाइम निकल गया, 7:30 का 8 हो गया, फिर क्या है? फिर तो निकले, हरकतें शुरू हो गई, दुनिया जाके हरकतें कर रहे हैं। अब मां भी ये समझ रही है कि बेचारे का पेट आधा घंटा दुखा होगा तो आप निकल गए। ऐसी बहुत सारी हरकतें हम जाने अनजाने में करते हैं। सपोज अगर मैं स्टूडेंट्स के लिए, जो बच्चे हैं उनके लिए मैं कहूंगा कि आप कहीं इंटरव्यू के लिए जाते हैं, अगर आप ऐसे बैठते हैं इंटरव्यू में, ये पोस्चर बहुत लेथार्जिक पोस्चर, लगता है कि आपको इंटरेस्ट नहीं है। अगर आप ऐसे बैठते प्रॉपर बैठते, ये अटेंटिव पोजीशन है, अटेंटिव आप, और आप सामने वाले की आंखों में आंखें डाल रहे हैं, यस यस यस, तो इससे लगता है कि आप अटेंटिव हैं, आप पैर फिक्स्ड हैं, आपके आप पैर हिला नहीं रहे हैं, आपके पैर क्रॉस लेग नहीं है, क्रॉस लेग नहीं है। ये वो चीजें हैं जो कहीं ना कहीं आपके लिए नेगेटिव है। ओके। नेगेटिव। आप नोटिस कीजिए कई जगहों पर फिल्म एक्टर्स को, नेताओं को, उनकी बॉडी लैंग्वेज, आपको लगता है कि यार ये तो, अगर आप बॉडी लैंग्वेज जानते हैं तो आप उसको पकड़ लेंगे, अगर आप नहीं जानते हैं तो वो रूटीन में है। कभी कभार हम कहीं जाते हैं और हम ऐसे बैठ जाते हैं, ऐसे आप कब बैठेंगे? जिसके साथ आपका रिश्ता अच्छा होगा, जहां पे आपका आना जाना होगा। मैं आपके घर पे आऊं और ऐसे बैठ जाऊं, आप मेरे बारे में क्या सोचेंगे? अजीब आदमी है यार, ये तरीका बैठने का, आप यही सोचेंगे। तो मैं आपके घर पे ऐसे नहीं बैठ सकता। मैं कई बार कहता हूं कि सपोज आप थक गए और थकने के बाद अब आपकी पोजीशन ये है कि आप ऐसे ऐसे आप खड़े नहीं हो सकते, बहुत थक गए, तो आप क्या करते हैं? आप ऐसे खड़े जाते हैं, ऐसे। ये पोस्चर किसी भी तरीके से जायज नहीं है। आप पार्टी में खड़े हैं और पार्टी में आप ऐसे खड़े हैं, ये पोस्चर किसी भी तरीके से जायज नहीं है। आप किसी फंक्शन में हैं, आप ऐसे खड़े हैं, ये पोस्चर भी जायज नहीं है। आप कहीं खड़े हैं और आप एक टांग पे खड़े हैं, एक टांग पे,
प्रेशर एक टांग पे है, ये भी जायज नहीं है। ये वो पोस्चर्स हैं जो आप कभी भी किसी भी वक्त नहीं कर सकते। आप थक गए हैं, माना कि आप थक गए हैं, लेकिन बहुत से लोग खड़े हैं तो आपको अटेंटिव रहना पड़ेगा। ऐसी कई जगहों पर हमारी बॉडी लैंग्वेज और वो सामने वाला नोटिस कर लेता है। बहुत सारी बातें हम नोटिस नहीं करते, बट कुछ चीजें, अब मैं 8 लोगों से बात कर रहा हूं और जो 9वां आदमी है वो ऐसे खड़ा है, तो मैं ऐसे देखते कैसे खड़ा है, ये तरीका खड़ा रहने का, मैं उसको नोटिस करूंगा। तो हम जब कहीं जाएं, जैसे जैसे टीचर्स हैं, टीचर्स मैं हमेशा पूछता हूं कि टीचर्स जो हैं वो ये बताएं कि बच्चे शोर कम मचाते हैं, बच्चे शोर कम मचाते हैं। तो 2-3 बातें टीचर्स बताते हैं कि उनको लेसन समझ में नहीं आता, या वो पैर बदलते हैं, कुछ पोस्चर चेंज करते हैं। लेकिन 90% बच्चे कब शुरू हो जाते हैं? बैक, जब टीचर टर्न होता है। और उस टीचर को पता नहीं है कि मेरे टर्न होने के बाद मेरी आवाज, मेरे जो आवाज है उसका लेवल क्या होगा। अगर वो टर्न होने के बाद भी अपनी आवाज के लेवल को बढ़ा देगा तो बच्चे आवाज नहीं करेंगे। बच्चे आवाज इसलिए करते हैं कि टीचर सेम वॉल्यूम में टर्न होता है, और सेम वॉल्यूम जो होता है वो बच्चों को एक्सेप्टेबल नहीं है, और बच्चे शोर करते हैं। तो बॉडी लैंग्वेज में ऐसी कई बातें हैं जिसको हम चाहते हुए भी कंट्रोल नहीं कर पाते। कभी कुछ लोग आपने देखा होगा कि बैठे हैं, ये क्यों कर रहे हैं? ये इनसिक्योरिटी है, इनसिक्योरिटी है, ये इनसिक्योरिटी है, ये इनसिक्योरिटी है, ये इनसिक्योरिटी है। आप क्यों कर रहे हैं? तो जब आप कहीं बैठे तो कुछ चीजों को आप कंट्रोल कर लें, और कुछ चीजें आपके हाथ में नहीं होती, वो कुदरत के हाथ में है। कुदरत आपको एक्सपोज कर रही है, ओके, तो उसका आप ख्याल रखें। तो ऐसे कौन से बॉडी लैंग्वेजेस है जिसको हमको ध्यान में रखना है ताकि एक प्रॉपर इमेज क्रिएट हो हमारे बारे में, और जिसको अगर हम बार बार प्रैक्टिस करें, ध्यान में रखें, तो एक जो आइडियल पर्सनालिटी है जो एक्सेप्टेबल है सोसाइटी में, वैसी पर्सनालिटी बने। जैसे मैंने आपसे कहा, आप इंटरव्यू देने गए, आप किसी से मिलने गए, आपका पोस्चर क्या होगा? आप कैसे? ऑलवेज बैक रेस्ट आप रखिए, आप ऐसे में बैठिए, बैठिए, प्रॉपर बैठिए, पैरों को प्रॉपर रखिए, पैरों को पैर के ऊपर मत चढ़ाइए, क्रॉस लेग मत कीजिए, प्रॉपर बैठिए। और कभी खड़े हैं तो दोनों पैर पे खड़े रहिए। ईश्वर ने दोनों पैर दिए, दोनों पैर आपके मजबूत हैं, खड़े रहिए। और जब बात कीजिए, आप सामने वाले की आंखों में आंखें डालकर बात कीजिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अपनी 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 उंगलियों को इस्तेमाल कीजिए, अपने हाथों को इस्तेमाल कीजिए। जितना आप अपने हाथों को इस्तेमाल करेंगे उतना आप अच्छे ओरेटर माने जाएंगे, उतना आप अपनी बातों को एक्सप्लेन कर पाएंगे। अब कुछ लोग कहते हैं कि यार बहुत पब्लिक बैठी हुई है, मतलब बड़े लोग बैठे हुए हैं, हाथों को इस्तेमाल मत करो। तो हाथों क्या करेंगे आप? आपको अपने हाथों को इस्तेमाल करना चाहिए। मैं कहीं एक बार उनका प्रवचन सुन रहा था, आचार्य रजनीश, तो उन्होंने कहा वो अपने हाथों को बहुत ऐसे ऐसे इस्तेमाल करते थे। तो उन्होंने कहा, उनसे किसी ने कहा कि आप अपने हाथों को ऐसे बहुत इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने कहा मैं अपनी उंगलियों से एनर्जी सप्लाई करता हूँ, एनर्जी। तो जब आप बात करते हैं तो लोग आपको तो देख रहे हैं, वो आपके हाव भाव को भी देख रहे हैं। एक एक्टर इस फिल्म इंडस्ट्री में है जो बहुत ज्यादा अपने हाथों का इस्तेमाल करता है, और जो बहुत ज्यादा अपने होठों का इस्तेमाल करता है, उस एक्टर का नाम है शाहरुख खान। शाहरुख खान को आप देखिए। हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम अपने चेहरे पर, आपके चेहरे पर सिर्फ दो चीज है जिसको आपको इस्तेमाल करना है, वो आपकी आंखें हैं और आपके होंठ हैं, फिर नीचे आपके ये 10 उंगलियां हैं। हमारी प्रॉब्लम ये है कि अच्छे एक्टर्स
को पता नहीं है कि आंखों का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए, होठों का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए। आप बोल कुछ रहे हैं, आपके होठ चल कहीं और रहे हैं। अगर मैं ये कहूं कि मुझे आपके इस दुख पर बहुत गम है, तो क्या मैं उस गम को समझ रहा हूं जो मेरी आंखों में नजर आ रहा है? अगर मैं उस गम को नहीं समझ रहा हूं तो गम कैसा है? अगर मैं कहूं कि यार मुझे आपकी दुख पे बहुत गम है यार, बहुत गम है, ये गम कैसा गम हुआ यार? या मैं ये कहूं कि यार बड़ी खुशी हुई यार तेरे को, कि तेरे को 5 करोड़ रुपए की लॉटरी लग गई यार, बहुत खुशी है मेरे को। ये कैसी खुशी है? हम कभी कभी बेसिक इमोशन समझते नहीं है। मैं बताऊं आपको, ऐसे कितने एक्टर्स हैं टीवी और फिल्म के जिनको बेसिक इमोशन नहीं पता। वो आपको लगता है कि गलत कर रहा है, आप देखने वालों को गलत लगता है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? तो आपने कहा ना एक्टर्स को क्या करना चाहिए, अरे एक्टर को बेसिक इमोशन तो पता होना चाहिए। तो बॉडी लैंग्वेज में ये कुछ चीजें ऐसी हैं जिस पे बहुत ध्यान देना चाहिए। आप प्रॉपर खड़े रहिए, आप प्रॉपर बैठिए, आप बैकरेस्ट प्रॉपर लीजिए, आप सामने वाले की बात को गौर से सुनिए, गौर से सुनिए, कॉन्सेंट्रेट कीजिए वो क्या बोल रहा है। कुछ लोग आप बोल रहे हैं, बोल तो ये रहा है, तो यहां क्या देख रहा है यार? ऐसे बहुत से लोग होते हैं। वो इग्नोर करने वाले कुछ होते हैं, वो मैं उनको भी जानता हूं कि वो जानबूझ के आपको इग्नोर करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको पता नहीं होता है कि लुक कैसे जाए। हम जब स्टेज पर प्रैक्टिस करवाते हैं तो हम लुक की प्रैक्टिस करवाते हैं कि लुक कैसे जाए। हम कभी कभी चीट करते हैं, सपोज मुझे वहां देखना है तो मैं उनको नहीं देख रहा हूं, बल्कि मैं वहां उस बैग को देख रहा हूं, तो उस बैग से लग रहा है कि मैं वहां देख रहा हूं। हम चीट भी करवाते हैं, जो सिनेमा में बहुत होता है। अब स्टेज पे तो हमारे पास सिनेमा नहीं है, कैमरा नहीं है, तो हम वैसे चीट करते हैं। तो ये चीजें, जो कुछ चीजें हैं जो आज की जनरेशन को समझना और जानना बहुत जरूरी है। एक बार मैं फिर कहूंगा कि एक्टिंग बहुत मुश्किल काम है। वो गालिब साहब का एक शेर है कि ये इश्क नहीं आसान, इतना तो समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। तो ये एक्टिंग नहीं आसान, इतना तो समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना। सर, जब हम बॉडी लैंग्वेज की बात कर रहे थे तो काफी सारे लोगों का बॉडी लैंग्वेज प्रेडिक्ट करना डिफिकल्ट होता है। तो जब आप एक्टर्स को स्टडी करते थे तो ऐसे कोई एक्टर्स थे जिनका बॉडी लैंग्वेज स्टडी करना बहुत डिफिकल्ट था, या ऐसे कोई एक्टर्स जिन्हें बहुत आसानी से प्रेडिक्ट कर लिया जाए? देखिए, मैं उन एक्टर्स में एक तो आमिर खान को प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। ओके, क्यों? ऐसा कौन सा? नहीं, वो बहुत कंट्रोल है वो। शाहरुख खान को बहुत मुश्किल है कि ये लोग क्या करते हैं, जहां भी जाते हैं ना, ये अपने आप को बहुत सारा कंट्रोल करते हैं। इनके साथ आप बैठे हैं इनकी महफिलों में तो ये कुछ और होती है, लेकिन जब ये कहीं जाते हैं तो कुछ और होते हैं। तो ये अपने आप को संभालते हैं और ये जानते हैं कि इनका कोई भी एक मूव, हल्का सा मूव भी वो गलत साबित हो सकता है। तो मैंने जितने भी एक्टर्स देखे हैं, ये 2 थोड़े मुश्किल थे, बाकी तो मैंने बहुत लोगों को किया। सर, तो सवाल इसी बात पे जब मैं सुन रहा था और समझ रहा था कि हैक्स भी होते होंगे, ऐसे हैक्स जो मजे हुए खिलाड़ी जो है उनको पता है कि कैसे बॉडी लैंग्वेज को स्टडी किया जाता है और वो उसको जो है वो कहीं ना कहीं ब्रेक करने की कोशिश करते हैं और एक ब्लफ करना जिसे कहते हैं, तो ब्लफ किया जाता है। तो क्या वो ब्लफ को पकड़ा जा सकता है? देखिए, मैं है ना एक इसमें 2 बातें आपसे करूंगा। एक बात तो ये कि आपने कुछ लोगों को देखा है जो आवाज बदल के बात करते हैं आपसे, जो मिमिक्री आर्टिस्ट होते हैं। और आपने इन दिनों स्कैम बहुत सुने होंगे कि मोबाइल पे फोन आया, ये प्रॉब्लम है, ये है, मैं इंस्पेक्टर बोल रहा हूँ, मैं फला है, मैं ये है। आपने वो जामतारा भी देखा होगा। ये एक वो लोग हैं जो आवाज के जरिए आपको बेवकूफ बनाते हैं और आपके साथ फ्रॉड करते हैं। एक शख्स वो है जो हकीकतन वैसा नहीं है, लेकिन वो परफॉर्म कर रहा है और वो एक अलग तरह की बॉडी लैंग्वेज के साथ काम कर रहा है। ऐसे लोग बहुत जल्दी एक्सपोज यूं हो जाते हैं कि मेरा तरीका है
कि मैं खाना ऐसे खाता हूं, लेकिन मैंने एक अपनी बॉडी लैंग्वेज तैयार की और मैं खाना ऐसे खा लूं। कितनी बार? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5वीं बार मैं ऐसे खाऊंगा, आप पकड़ लेंगे। इंसान की फितरत है, जो नेचर है, वो नेचर कभी बदलता नहीं है। आप इंसान को बदल सकते हैं, नेचर बदल नहीं सकते। तो जो बॉडी लैंग्वेज है वो नेचर के साथ आई है। एक आदमी उस तरह से करता रहा है, वो वैसे ही करता रहेगा। उसकी आदत बदल सकते हैं, उसका नेचर नहीं बदल सकते, तो वो पकड़ा जाता है। और इस तरह के बहुत से लोग हैं जो बहुत जल्दी एक्सपोज हो जाते हैं। आपने देखा होगा बीच में किसी एक इंस्पेक्टर कोई बनकर गया था कश्मीर में कि मैं फला नेता का हूं और ये हूं, और वो पकड़ा गया। उसे पूरा मतलब 21 दिन वो पूरा ड्रामा करता रहा और पूरा परफॉर्मेंस करता रहा, वो बाद में एक्सपोज हो गया। तो आप वैसे बहुत दिन तक अपने आप पर वो चीज नहीं ला सकते हैं। वो फिल्म में कर सकते हैं आप कि स्प्लिट पर्सनालिटी है, एक कैरेक्टर ऐसा है और एक कैरेक्टर ऐसा है, आप कर सकते हैं। चूंकि पर्टिकुलर सीन पर्टिकुलर डे पे किया जाएगा और वो सीन किया जाएगा या ये सीन किया जाएगा, तो वहां पर आप कर सकते हैं। हमारे यहाँ जुड़वा फिल्में बनी हैं, हमने राम और श्याम बनाई है, हमने चालबाज बनाई है, उसमें आपने कैरेक्टर्स देखा है कि दिलीप कुमार का कैरेक्टर ऐसा है, दूसरा ऐसा है, या श्रीदेवी ऐसी है, फिर ऐसी है। हमारा वो है, बट वो अलग अलग समय पर होता है। श्रीदेवी शॉट लिए, उसको कहा मैडम अब आपका नेक्स्ट शॉट ये है, अब आप ऐसी, या कंबाइंड शॉट में आप ऐसी, वो अलग अलग टाइम पे उनको इतना टाइम दिया जाता है। लेकिन एक आदमी एक किरदार को अपने ऊपर लाद कर बहुत दिन तक लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकता। तो ये हैक्स को कैसे पकड़ा जाए, अगर आप क्विकली अगर वो बता सकते हैं? देखिए क्या होता है ना कि पहली बात तो कि वो शख्स की बारे में आपकी नॉलेज क्या है, नॉलेज क्या है। अब आपका नॉलेज ही नहीं है उसकी, आप जानते ही नहीं है, तो वो आपको उस तरह से बिहेव कर रहा है। लेकिन आप ये देखें कि कल मेरे साथ ऐसे बैठा हुआ था, आज ऐसे बैठा हुआ, कल ये बार बार ऐसे करता था, आज नहीं कर रहा है, कल ये आज नहीं कर रहा है। वो आपको स्टडी करनी पड़ेगी, और 1-2 बार नहीं, मुतवातिर कई बार आप उसको समझेंगे तो आप उसको पकड़ लेंगे। ऐसे कोई एक्शंस हैं जो बहुत प्रोमिनेंट है जिस पे फोकस करना? जैसे मैंने आपसे कहा झूठ वाला एक्सप्रेशन है, ये झूठ वाला है कि झूठ बोलने वाला आदमी ये करता है, और बाकी ये सब चीजें तो आप नोटिस कर सकते हैं। ये जो लोग बॉडी लैंग्वेज ओढ़ते हैं वो एक्स्ट्रा करते हैं। ओके, एक्स्ट्रा करते हैं, उनको पता है कि वो उनमें नहीं है, वो एक्स्ट्रा करते हैं, आप पकड़ लेते हैं। एक आदमी ऐसा बैठा है ना, ये पैर को ऐसे ऐसे करता रहेगा, ये नॉर्मली करता है, नॉर्मली कर रहा है, तो आप उसको करता हुआ देख रहे हैं। लेकिन जो ये हैकर्स होते हैं, ये जानबूझ के ये रिदम में, तो पैर क्या है, रिदम में चला है, वो क्या कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि कुछ गड़बड़ कर रहा है। अच्छा, वो जो चीज आप परफेक्टली कर रहे हैं और लगातार कर रहे हैं, वो लगातार लगेगी, और जो आप उस जगह पर कर रहे हैं और उसमें उसकी रिदम गड़बड़ हो रहा है, टक 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 टक, रिदम अलग अलग हो रहा है, इसका मतलब गड़बड़ हो गई। ओके सर, आखिरी सवाल कि हमने अब तक बॉडी लैंग्वेज की बात की, हमने हैक्स की बात की, क्या मेल एंड फीमेल का बॉडी लैंग्वेज अलग होता है? क्या या दोनों के बॉडी लैंग्वेजेस सेम है? देखिए, हम इंसान हैं, हमारे इमोशंस मर्दों के औरतों के एक जैसे। ओके, मर्दों की आंखों में भी आंसू आता है, औरतों की आंखों में भी आंसू आता है, मर्द भी मुस्कुराता है, औरतें भी मुस्कुराती हैं, मर्द भी फ्लर्ट करता है, औरत भी फ्लर्ट करती है, मर्द भी चोरी करता है, औरत भी चोरी करती है, हम हर चीज एक जैसा है, तो बॉडी लैंग्वेज भी एक जैसी है। ओके, जब कुदरत मर्द पे कंट्रोल करती है तो क्या कुदरत औरत पे कंट्रोल नहीं करती? सिंपल सी चीज है। आप अगर मतलब बहुत ज्यादा
फेसबुक इस्तेमाल कर रहे हैं, मैसेंजर में आप कोई दोस्त कोई आया और उसने आपको मैसेंजर में मैसेज देना शुरू किया, आप पकड़ लेते हैं उसको। अभी मैं आपके यहाँ आ रहा था, एक लड़की ने मुझे 3-4 दिन पहले फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट भेजी, वो उसके उसमें कहीं था कि कलाकार है वो, मैंने कहा एक्सेप्ट कर लिया। और उसने जब मैसेंजर पे आई वो, तो उसकी बातें मुझे अजीब तरह की होने लगी। तुम्हें मुझसे अगर बात करनी है तो कला की फील्ड में बात करो, तुम और बात क्यों कर रही हो? मैंने उस लड़की को ब्लॉक कर दिया, मैंने उसको फ्रेंडशिप लिस्ट से निकाल दिया। भाई मुझे खुशी होगी कि कोई सिंगर मेरा दोस्त हो, कोई पेंटर मेरा दोस्त हो, और मैं उससे उसके फन पे बात करूं, उसकी कला पे बात करूं। हम उस पे बात करें ना। आप और मैं यहाँ बैठे हैं, हम क्यों बैठे हैं? कहीं आपका मेरा इंटरेस्ट एक है, इसलिए तो हम बैठे हैं। तो आप उस ताल्लुक से मुझसे बात कर रहे हैं, मैं उसका जवाब दे रहा हूं। लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनको आप इजीली पहली मुलाकात में पकड़ लेते हैं। पहली मुलाकात में मैं ऐसे कई लोगों को मैंने पहली मुलाकात में पकड़ लिया है, और मैंने कहा ये आदमी दोस्ती के लायक नहीं है। कुछ लोगों को खुलने में वक्त लगता है, 2-3 मुलाकातें, लेकिन कुछ तो पहली मुलाकात में एक्सक्यूज जाते हैं। जो शख्स एक्टिंग कर रहा है स्टेज पर, उसके पास ये पावर है कि वो ऑडियंस को शांत कर दे, चुप रहो, पब्लिक खामोश रहेगी। पब्लिक के पास ये पावर नहीं है, क्योंकि एक्टिंग करने वाला मंच के ऊपर है, पब्लिक नीचे है, खामोश कर सकता है। तो जो शख्स एंकर है, एंकर के पास ये पावर है कि वो अपने प्रोग्राम को जैसे चाहे कंडक्ट करे, वो जैसे चाहे सामने वाले की बात को रिजेक्ट कर दे कि नो सर, आई एम नॉट कन्विंस, ये सही है, आप इसका कोई और मुझे जवाब दीजिए। तो ये भी हो सकता है। और मैंने महसूस किया है कि मैं तो बहुत टीवी के प्रोग्राम देखता नहीं, क्योंकि वो सब मुझे प्रोग्राम एक जैसे लगते हैं। टेलीविजन पे जो खबरें आती हैं वो खबरें एक जैसी लगती हैं। तो मुझे कोई आज आप मुझसे पूछेंगे कि कौन सा एंकर आपको अच्छा लगता है, तो मैं कहूँगा मैंने देखा ही नहीं है। क्योंकि हमने वो एंकर देखे हैं उस जमाने के, जो दूरदर्शन पे आया करते थे, और आज भी वो हमारे जहनों में है। क्या उनका तरीका था, किस तरीके से बात करते थे। हमने उन एक्टर्स को देखा है लाइव परफॉर्म करते हुए कि हमें क्या A.K. अंगल साहब लाइव परफॉर्म कर रहे हैं, वो मनमोहन कृष्ण साहब लाइव परफॉर्म कर रहे हैं, भरत कपूर साहब लाइव कर रहे हैं, कादर खान साहब लाइव कर रहे हैं। तो हमने उनको देखा है। अब हमको आप कहेंगे कि साहब आपको ये एक्टर कैसा लगता है, तो मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि जिसने उनको देखा हो वो इनको क्या देखेगा। मैंने अपने शुरुआती दौर में बलराज साहनी साहब को देखा परफॉर्म करते हैं। वो लेजेंड्स हैं, वो लेजेंड्स हैं। उनके लिए शब्द पूरी किताबें लिख दीजिए आप तो भी कम पड़ेगी, वो लोग थे। तो आप अगर मुझसे कहेंगे आज आप बताइए, तो भाई मैं तो आज के किसी भी एक्टर के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, किसी एंकर के बारे में कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि मैंने जिन लोगों को देखा है वैसे मुझे नजर नहीं आते। मैंने प्रेमचंद पढ़ा है, और प्रेमचंद पूरा का पूरा पढ़ा है, मैंने मंटो पूरा का पूरा पढ़ा है। अब मुझे जब ये राइटर कैसा है, तो मैं मुझे नहीं पता, क्योंकि उसकी सोच अच्छी भी हो सकती है, मैं उसके खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मैं जिनको पढ़ा हूं वो मेरे लिए अल्टीमेट है। मैं प्रेमचंद के सामने और कोई राइटर देखता भी नहीं, नजर नहीं आता मुझको। मैंने बहुत राइटर्स पढ़े, मैंने तो उस जमाने में बड़े मशहूर राइटर थे गुलशन नंदा, उनको मैंने बहुत पढ़ा है। उनकी एक से एक कहानियां, एक से एक नॉवेल्स। गुलशन नंदा उस जमाने में सबसे ज्यादा बिकने वाले राइटर माने गए थे, और नॉवेल ऐसे आती थी ऐसे बिकती थी। बहुत पढ़ा मैंने उनको। लेकिन मुझे लगता है कि जो बात प्रेमचंद में है, कुछ तो है जो आपके दिमाग से हटता नहीं। आपने इतना सजेशन दिया, और हजारों लोग आपके पास आते होंगे सीखने के लिए, और वो मुझे आपके साथ बात करते हुए सीखने मिला, ये तो मेरे लिए इट्स लाइक अ गोल्ड। तो थैंक यू सो मच। आई होप आई एम श्योर आप लोगों को आज ये शो देख के मजा आया होगा, आपने काफी कुछ सीखा होगा। हम ऐसे ही मजेदार बातें आगे भी करेंगे, ऐसे ही एक्सपर्ट्स को अपने शो पे बुलाएंगे और इनसे नई नई चीजों को सीखने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट पॉडकास्ट। थैंक यू।